हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहब। तो बहुत बहुत स्वागत हमारे 12th का, जहां पर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन हमने 2 लेक्चर शायद लेक्चर ले लिए हैं और आज हमारा 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। चैप्टर बड़ा थ्योरेटिकल था, मैंने पहले भी कहा था चैप्टर में थ्योरीज बहुत है, लेकिन मैंने काफी कोशिश करी कि आपको अच्छे एनिमेटेड तरीके से या कुछ ओरिजिनल पिक्स दिखा करके इंटरेस्ट जगाऊं और शायद कामयाब भी हो जाओ उस चीज में। लेकिन वो तब मैं मानूंगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए वो भी मिलेंगे और आगे आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि ये ईयर लॉन्ग सीरीज है। पूरे साल साथ में चलना है, सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस को फिनिश करने के बाद हम बढ़ेंगे पेपर के प्रिपरेशन पे, गेस्ट पेपर पे, मॉडल पेपर भी डिस्कस किया जाएगा। तो तैयार रहें और बने रहें हमारे साथ साउथ सिटी पीसीएमबी पे। तो चलिए थोड़ा सा रिव्यू देते हैं लास्ट लेक्चर पे क्या हुआ था। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो लास्ट लेक्चर इवोल्यूशन का 3rd लेक्चर था, जहां पर हमने थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन को स्टडी किया, जहां पर डार्विन ने क्या क्या बताया, कैसे धरती पर इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या कारण थे वो बताया डार्विन ने। हमने डार्विन की उस शिप का नाम भी समझा, जहां पर वो ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने उनको दिया था HMBS बीगल शिप, जहां से वो गैलापागोस आइलैंड गए थे और वहां पर उन्होंने काफी अच्छी रिसर्चें करी और हमें ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज के बारे में बताया। आज का हमारा लेक्चर जो है, ये लेक्चर बेस होगा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्डी और वीनबर्ग। 2 साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे वीनबर्ग। इन दोनों ने मिलकर एक इक्वेशन बनाई थी, जो इक्वेशन हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के नाम से फेमस है। आखिर हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल में था क्या और देने की जरूरत क्या पड़ी, तो उसका बेसिक से आपको चीज बता दूं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हार्डी वीनबर्ग की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। हार्डी वीनबर्ग ने देखा, आप ऐसा जानते हैं, क्या जानते हैं कि टॉलनेस, एक तो टॉलनेस है, दूसरा प्लांट अगर हम मेंडल के उसमें लेके चले तो डॉर्फ है। एक टॉल हो गया, एक डॉर्फ हो गया। टॉल के लिए हम जीन मान ले कैपिटल टी था, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी था बेटा। और आपने देखा कि जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो सारे प्लांट टॉल मिले। इस चीज पे हार्डी वीनबर्ग का दिमाग घुमा कि क्या अगर डोमिनेंस कैरेक्टर किसी पॉपुलेशन में है और देखा जाए डोमिनेंस के साथ अगर रिसेसिव जीन आता है तो कैरेक्टर तो डोमिनेंट का ही बना रहता है, कैरेक्टर तो डोमिनेंट का ही बना रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पॉपुलेशन में रिसेसिव स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी, फिर तो बचेगी नहीं। क्योंकि अगर डोमिनेंट जीन के साथ रिसेसिव आएगा तो जो जीन बनेगा, जो जीन एक्सप्रेशन होगा वो देखा जाए तो टॉल ही तो बनेगा, यानी कैरेक्टर क्या सो होगा, डोमिनेंट। अब जब कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा तो इस तरीके से एलील तो जो हमारे डॉर्फ का एलील है तो खत्म हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। भले संसार में बहुत टॉल लोग हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉल कैरेक्टर वाले डॉर्फ के हावी हो जाएंगे, डॉर्फ वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। डॉर्फ वाला यानी रिसेसिव जीन अभी भी हमें देखने को मिलते हैं, कौन है देखने को मिलते हैं, बहुत है। हार्डी वीनबर्ग ये समझाना चाहते थे कि ऐसा नहीं है कि अगर डोमिनेंस कोई कैरेक्टर है उसके साथ रिसेसिव आएगा तो केवल अब डोमिनेंस ही बचेगा, रिसेसिव खत्म हो जाएगा। रिसेसिव का नंबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। इस चीज को समझाने के लिए हार्डी वीनबर्ग ने एक इक्वेशन तैयार करी और क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं आपसे, आप देखने समझ गए बात हो कि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल कहता क्या है। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल यही कहता है कि डोमिनेंस जीन के साथ साथ रिसेसिव जीन के एलील भी हमारे पॉपुलेशन में मौजूद रहते हैं, भले नंबर कम हो लेकिन मौजूद रहते हैं। ये थे हार्डी वीनबर्ग। चलिए मिलते हैं हार्डी वीनबर्ग जी से। आज हम बात करेंगे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल की, जहां पर हमको ये बताया जाएगा कि कोई ग्रुप में अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो उस डोमिनेंट के साथ रिसेसिव जीन भी मौजूद रहेगा, रिसेसिव जीन भी हमें देखने को मिलेगा उस पॉपुलेशन में। ये है मिस्टर हार्डी और ये है वीनबर्ग। काफी हार्डी स्मार्ट है, वीनबर्ग थोड़ा सा सीनियर है, इनसे ज्यादा है वीनबर्ग।
क्या कहता है नियम, लॉ क्या कहता है हार्डी विनबर्ग, it said that allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation in the absence of disturbing factor। कह रहा है किसी भी पॉपुलेशन में एलील, एलील देखिए समझ ले, जीन्स को ही एलील बोल दे रहे हैं, बहुत से लोग एलील्स को पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन भी कहते हैं, लेकिन जीन्स को भी एलील कह दिया जा रहा है। तो कह रहे एलील फ्रीक्वेंसी है एक पॉपुलेशन में, वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहेगी और कांस्टेंट रहेगी जनरेशन टू जनरेशन विदाउट डिस्टर्बिंग फैक्टर्स। अब डिस्टर्बिंग फैक्टर ना हो, कहने का मतलब क्या था, कह रहे हैं कोई एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, 100 पीपल हैं, 100 पीपल है, तो 100 पीपल में मान लीजिए 90 हमारे टॉल हो गए और 10 क्या हो गए, हमारे डॉर्फ हो गए। तो कह रहे हैं ये पॉपुलेशन में ये चीज कांस्टेंट रहेगी कि 10 डॉर्फ रहेंगे ही रहेंगे, 19 टॉल रहेंगे, इनका कांस्टेंट एलील नंबर है। लेकिन कह रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग एनी एक्सटर्नल फैक्टर। अब कोई फैक्टर ना डिस्टर्ब कर दे। फैक्टर कैसे पता चला कि इन 10 में से 10 डॉर्फ वालों को डिसीज हो गई है, अब डिसीज हो गई तो ये तो मर जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी बताइए कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं इस फ्रीक्वेंसीज को। तो एक बात समझ में आ गई कि इट इज द एलील फ्रीक्वेंसीज व्हिच इज स्टेबल और कांस्टेंट इन जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर। अगर कोई बाहरी फैक्टर नहीं है तो ये बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंजेस नहीं आएंगे। आ गई बात समझ में? ओके। द जीन पूल क्या होता है? टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन। टोटल जीन जितने हैं और उनके एलील मतलब उनके पेयर कंट्रास्टिंग, इन सबको मिला लिया जाए तो उसे हम जीन पूल कहते हैं। ओके। रिमेन्स अ कांस्टेंट, जीन पूल भी कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसी को जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोला गया, इसी को हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 1। इन्होंने बोला फार्मूले को मेंटेन करने के लिए सभी के सभी जो फ्रीक्वेंसीज है बराबर 1 कर दिया, इक्वल टू 1। चलिए फार्मूले को देखते हैं, हार्डी विनबर्ग का फार्मूला क्या कहता क्या है। तो बड़ी समझना चाहिए, थोड़ा दिमाग अपना कंसंट्रेट रखिएगा जरा यहाँ पर। एग्जांपल दे रहा, कंसीडर इन अ डिप्लॉयड P and Q are the frequencies of allele A and A। ये क्या है? कह रहे हैं in a diploid P and Q are the frequencies of allele A and allele A। P नाम की कोई चीज है, उसकी फ्रीक्वेंसी को उसको हम A से डिनोट कर रहे हैं और Q नाम को हम स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं। अब डिप्लॉयड में आ जाइए बेटा। डिप्लॉयड की बात करें, डिप्लॉयड का मतलब क्या है? 2P। डिप्लॉयड का मतलब 2P, और 2P को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर लिख सकते हैं, या डबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील। तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? यहाँ पर देखिए डिप्लॉयड का ना, तो 2 लगा दीजिए तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से फ्रीक्वेंसीज ऑफ A एंड A। A वाली फ्रीक्वेंसी P को डिनोट कर रही थी, तो कह रहा अब फ्रीक्वेंसी 2 क्यों दिख रहा है? A थ्रू टाइम क्यों लिख दिया? क्योंकि डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, भाई ऑर्गेनिज्म कोई भी हो जो डिप्लॉयड होगा, हर एक जीन का एक्सेट होता है, तो A के साथ 2A हो जाएगा। देखिए स्मॉल a रिसेसिव है, स्मॉल a के साथ बन गया तो क्या बन गया? P स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको? 2 टाइम A है तो P स्क्वायर लिख दिया, 2 टाइम स्मॉल a है तो Q स्क्वायर लिख दिया। तो कह रहा है कि कोई जीन है जहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये A अगर जीन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैपिटल A P है, और अगर स्मॉल a जीन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी Q है, ये लिख दिया हमने। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ A और Q, क्योंकि उस पॉपुलेशन में डबल A वाले भी मिलेंगे, स्मॉल a वाले मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनमें कैपिटल है और स्मॉल है। जैसे कोई प्लांट टॉल है तो कैपिटल T, कोई प्लांट डॉर्फ है, स्मॉल टी, और कुछ प्लांट हमको ऐसे भी मिलते हैं। तीन फ्रीक्वेंसीज देखने को मिल रही, इसी को कह रहा है। जैसे आप यहाँ से कि इस कैपिटल T को शो कर रहा है P, स्मॉल t को शो कर रहा है Q, तो आप खुद देख लीजिए, क्या 2 बार P है तो P स्क्वायर, 2 बार T है तो Q स्क्वायर, और देखिए P वाला भी है, Q वाला भी है, तो PQ हो गया। आई बात समझ में? फिर देखिए एक पॉपुलेशन है डबल ए वाला, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिख दी मैंने? इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी क्या? एक स्क्वायर और P रखा तो ये P स्क्वायर हो गया।
अब देखिए यहाँ पे कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है, तो यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी बन गई इनके लिए, कहाँ तक गया, ये गया, ये हो गया PQ, ये हो गया हमारा PQ। अब देखिए स्मॉल स्मॉल वाली पॉपुलेशन है, ये हो गया हमारा Q स्क्वायर। तीन फ्रीक्वेंसी मिली हमको इस पॉपुलेशन में, समझिएगा। सॉल्व यहाँ मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 हमारे पास पी स्क्वायर वाली फ्रीक्वेंसीज के हैं ऑर्गेनिज्म। सब देखिए स्मॉल या कैपिटल स्मॉल वाले कितने लोग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 हैं, और 4 हमारे पास क्या है, क्यूज फ्रीक्वेंसी वाले। चलो हमारे पास समझ आ गई भाई। अब देखिए हियर टोटल नंबर ऑफ एलील्स ए एंड ए, टोटल नंबर अगर एलील काउंट किए जाए तो 40 एलील्स हैं। कैपिटल ए वाले 26 हैं, स्मॉल ए वाले 14 हैं। ये टोटल क्या है, एलील्स है बेटा। यही टोटल एलील्स को हम जीन पूल कहते हैं। क्या कहेंगे, जीन पूल। तो हमारे पास यहाँ इस पॉपुलेशन कितने लोगों की है, 10 10 20 लोगों की पॉपुलेशन में हमने एलील की फ्रीक्वेंसी निकाली, क्या आ गई, 40 आ गई, जिसमें से 26 तो कैपिटल ए वाला है और 14 क्या है, स्मॉल ए वाले हैं। चलो अब कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू पी, ए पी के बराबर है, तो क्या कर दिया हमने, 26 अपॉन 40 टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 0.65। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू। अब क्यू का हमने देखा था, तो स्मॉल ए कितने हैं पास, 14 है, 14 को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया, टोटल फ्रीक्वेंसी से या 0.35। टोटल एली फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 करना था, p प्लस क्यू इक्वल टू 1। नंबर ऑफ बीटल्स इज इक्वल टू 20 जीनोटाइप्स। ए वाले 10 हैं, अब ये जीनोटाइप है किसके, हमारे नंबर ऑफ बीटल्स देख रहे हैं, तो 10 तो देखिए हमारे पास कैपिटल ए वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या है, कैपिटल स्मॉल ए वाले हैं। जैसे मेंडल का था रेशियो वैसे निकालना है, स्मॉल वाले 4 हैं। बात समझ। अब देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप ए कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी किसी का, तो जीनोटाइप कितने हमारे पास 20 है, 20 से डिवाइड कर दीजिए 10 को, 0.5 आ गया। ऐसे आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, भले स्मॉल ए रिसेसिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पॉपुलेशन से स्मॉल वाले खत्म हो जाएंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, बने रहेंगे। यही हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि पॉपुलेशन कोई भी हो, उस पॉपुलेशन में जीन्स या एलील्स कांस्टेंट रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। ठीक है। चेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन डिस्टर्ब्स हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। केवल जो हमारे हार्डी वीनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, कुछ फैक्टर्स हैं जो उनके इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, तो बोर्ड में उससे क्वेश्चन आते हैं। पहले देख लीजिए, बायनॉमियल एक्सप्रेशन में दिया p स्क्वायर प्लस 2p q स्क्वायर 2q स्क्वायर। क्यों, p वाले कौन है हमारे, कैपिटल ए वाले हैं। 2p कौन है हमारे, ये वाले भाई साहब लोग हैं, 2p ये वाले, और q स्क्वायर कौन सा हमारा रेसिसिव वाला ट्रेट है। देखिए सब पाए जा रहे, फॉर्मूला बन गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q इक्वल टू 1, जो आप पढ़ते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वही है। तो p प्लस q का होल स्क्वायर हो गया ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए। तो कह रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हार्डी वीनबर्ग कह रहे थे कि कांस्टेंट होता है, एक कंडीशन पे आकर के ये कांस्टेंट जो है ये डिस्टर्ब हो सकता है किसी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस से। अब वो डिस्टरबेंस क्या हो सकता है, देखिए समझते हैं डिस्टरबेंस क्या हो सकता है। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्डी वीनबर्ग के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। पहला हमारा है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, सेकेंड हमारा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड हमारा है म्यूटेशन, फोर्थ है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फिफ्थ है नेचुरल सिलेक्शन, जो मेंडल द्वारा दिया गया था। ये 5 चीजें अगर आ जाएंगी तो हमारे जो नंबर हम कांस्टेंट समझ रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, नंबर कांस्टेंट नहीं रह पाएंगे। क्योंकि भाई अभी हम ही कह दें यार हम 100 लोगों की भीड़ में थे, 100 लोगों की भीड़ में हम लोग कुछ बहुत फेयर कलर के लोग थे, 50 फेयर कलर के लोग थे, 25 मीडियम कलर था और 25, तो ऐसा कैसे समझ लेते हैं। देखिए
मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है ओवरऑल 100 लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पर 100 पीपल्स है। इन 100 पीपल्स में जो 50% है, 50 पीपल्स है, या मैं ऐसे लिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कम कर देता हूँ क्योंकि इतने लोग आ नहीं पाएंगे सर्कल में। हम इतने लोग रखना जितने सर्कल पे आता है, सर्कल करते हैं जो 10 लोगों को करते हैं, 10 नहीं 20 करते हैं, हम लोग कर देते हैं 20 लोगों की भीड़ थी एक जगह पे, जिसमें से 1 2 3 4 5 लोग फेयर कर गए। और लगभग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओवरऑल 16, जिसमें से हमारे पास अब देखिए कुछ डल कलर क्या है, पिंक से करते हैं, 17 18 19 20। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, 20 लोगों की भीड़ थी। इस 20 लोगों की भीड़ में ये हमारे 5 जो थे, ये हमारे कैसे थे, ये हमारे थे फेयर कलर के लोग, इनका कलर फेयर था। ये जो आप देख रहे हैं ये मीडियम कलर के लोग थे, मीडियम, नॉट ई, नॉट ई, और जो हमें एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ये हमारे थे थोड़ा सा डल कलर था। यानी अगर हम 20 लोगों की फ्रीक्वेंसी को देखें, 20 फ्रीक्वेंसी में भी आप देखा भी कैसे हमने फ्रीक्वेंसी को निकाला था। अब देखिए बता से मान लीजिए ये जो भाई साहब हमारे फेयर कलर है, फेयर कलर वाले जो है ये भाई हमारे 5 लोग हैं, ठीक है। फेयर कलर वाले हमारे पास 5 हैं, मीडियम वाले हमारे पास 11 हैं, और 1 2 3 4 डल कलर वाले 4 हैं। तो ऐसा नहीं है किसी पॉपुलेशन में ये वाला जो डल कलर वाले हैं ये खत्म हो जाएंगे, रिसेसिव ट्रेट है, नहीं ऐसा नहीं, खत्म नहीं होंगे, समझे। तो इसी को तो हार्डी विनबर्ग समझाया, लेकिन कह रहा है कि हार्डी विनबर्ग का जो ये रोल है कि 5 11 इतने हैं, ये रहेंगे, ये गड़बड़ हो सकता है। कब गड़बड़ हो जाए? सोचिए ये जो हमारे डल वाले हैं अचानक इनके बॉडी में म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन होने से घाटा होता है कि हो सकता है कि इनकी बॉडी का जो कलर फेयर था या डल था वो फेयर हो जाता। अगर म्यूटेशन हो जाता तो म्यूटेशन ने बदल दिया, नंबर कितने थे वो गड़बड़ा गया फ्रीक्वेंसी, या कोई नेचुरल कैलमिटी हो जाए, वही पॉपुलेशन खत्म हो जाए तो बिगड़ जाएगा। तो वही कहने का मतलब था हार्डी विनबर्ग के, हार्डी विनबर्ग के लॉ को, हार्डी विनबर्ग के प्रिंसिपल को कुछ फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल फैक्टर जो डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब आपके पास फेयर वाले 6 हो गए, जबकि डल वाले कितने बचे? 3 बचे, डिस्टर्ब हो गया ये फ्रीक्वेंसी। क्यों डिस्टर्ब हो गई? क्योंकि सर आपने एक पे वाइट कर दिया, वाइट क्यों है? म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन से कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, समझे बात को। तो हम वो जानने जा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी विनबर्ग के प्रिंसिपल को गड़बड़ कर देते हैं। चलिए वापस आ जाइए। तो हम फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जीन माइग्रेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है। ये 5 लोग हमारे पास हैं। चलिए बारी बारी उठाते हैं। सबसे पहले देख लें फैक्टर पहला, जीन फ्लो। क्या है जीन फ्लो? देखिए जरा, इट इज द जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। सिंपल सी बात है,
यहाँ पर अभी 5 लोग हैं, यहाँ पर 4 लोग थे। अब भाई साहब ये उड़ करके अगर यहाँ चले गए तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी बदल गई, नहीं बदल गई? यानी सेम एज इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की तरह यहाँ की फ्रीक्वेंसी 5 लोग थे, कम पड़ जाएंगे, यहाँ पर एक बढ़ जाएंगे, या ये यहाँ चले आए तो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी। इसी को बोला आपने क्या, जीन फ्लो। एक जीन उड़ के चला गया वहां, जीन नहीं उड़ के गया उड़ करके ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक जीन तो चला गया, जीन सेट तो कम हो गया, जीन की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो गई। Here gene frequency change in both population, दोनों पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जब ये भाई साहब यहाँ गए हुए हैं, जब ये भाई साहब हमारे यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ का जीन यहाँ बढ़ गया देखिए, और यहाँ घट जाएगा जीन, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी यहाँ पर, तो ये भी डिस्टर्ब हो गया, पॉपुलेशन भी डिस्टर्ब हो गई। जीन फ्लो occurs if migration happens multiple times. जीन फ्लो तब होता है, जीन फ्लो occurs if migration happens multiple times, जब कई बार माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब कई बार आप देखते हो साइबेरियन बर्ड हमारी इंडिया में आती है, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आती है, तो कितनी सारी यहाँ पर जीन फ्लो बदल जाता है, क्योंकि आपके पॉइंट में यहाँ पर राजस्थान में जो है वहाँ लोकल जो स्पीसीज थी वहाँ पर हावी पहुंच हो गए हमारे साइबेरियन, तो क्या हो जाएगा, जीन फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, जीन फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा आया जेनेटिक ड्रिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या होता है, जैसे कि डायग्राम आप देखिए, आप देखेंगे, मान लीजिए एक जगह पे रेड और येलो वाली पॉपुलेशन थी, किसी कारण से रेड वाले जो बीटल थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अकेले चले गए, और वहां जब गए तो वहां इन्होंने अपनी एक नई स्पीसीज बना डाली। इससे भी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाएगी, रेड चला गया, फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा गई, एक नया ही पूरा जीन का सेट तैयार हो गया। देखिए क्या कहता है जीन फ्लो, जीन फ्लो बाय चांस कॉजिंग चांस इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, समटाइम्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज। क्यों, अब वो चले आते तो डिफरेंट ही स्पीसीज बन जाते हैं। एक नई खोज करता, अगर देखिए इस पॉपुलेशन को बनाने वाला कौन था, ये होता है, यही होता है ना, और मालिक को क्या बोलते हैं, फाउंडर, जिसने बनाया, इसलिए इसको फाउंडर इफेक्ट भी कहते हैं। देखिए तो दो चीजें यहाँ पर, फाउंडर इफेक्ट मिलेगा और आपको मिल रहा है क्या, जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। तो समटाइम्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज। The original drifted population becomes founders and the effect is called founder effect। जो ये पॉपुलेशन बनी है ये किसके कारण बनी है, एक भाई साहब जो इस पॉपुलेशन से हट के आए थे वही तो फाउंडर हो गए, और उनके इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, क्या, फाउंडर इफेक्ट। इतना समझिए नोट करिए। ओके, तो ये हो गया फाउंडर इफेक्ट, समझ लीजिए फिर से। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि आप सपोज 20 लोगों के भीड़ में खड़े थे, जैसे कि मैं अपने पुराने डायग्राम पे आ रहा हूँ जो मैंने ये बताया था आपको, ये देखिए इतने लोग थे यहाँ पर। अब मैं कह दूं इतने में से ये जो डल कलर वाले थे ये भाई साहब बुरा मान गए और ये बाहर चला गया, घर परिवार छोड़ दिया, उस पॉपुलेशन को छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं इस पॉपुलेशन में नहीं रहूंगा, मैं अलग आ जाऊंगा, मैं अलग आ जाऊंगा, ये भाई साहब अलग आ गए। अब ये चल पड़े अलग जगह और वहां जाकर के इन्होंने शादी करी, इनके बच्चे हुए। अब जब ये चले गए यहाँ से तो इन्होंने अपना एक नया पॉपुलेशन तैयार किया, इन भाई साहब ने अपने एक नए पॉपुलेशन को तैयार किया, और ये जो नया पॉपुलेशन बन गया ये पॉपुलेशन बी बन गई। अब इस पॉपुलेशन को बनाने वाले कौन थे, ये थे, यानी ये हमारा क्या था, फाउंडर था, ये हमारे फाउंडर थे, और इनका जो इफेक्ट पड़ा जिससे एक नए पॉपुलेशन तैयार हुआ वो बन गया फाउंडर इफेक्ट। ये हो गया क्या, फाउंडर इफेक्ट।
समझ गया? ये वही फाउंडर इफेक्ट के हैं, इनके फाउंडर ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आ जाइए थर्ड पे, फैक्टर इफेक्टिंग हार्डवेयर में क्या है? म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन क्या है। सबसे पहली बार आप पढ़ के आए इसको, म्यूटेशन को, इसके बारे में ह्यूगो de Vries साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्लांट पे, प्रिमरोज पे एक्सपेरिमेंट किया और वहां से उस फैसले पर पहुंचे कि ये एक तरीके की अचानक सडन चेंजेस होता है हमारे डीएनए में, जिसके कारण हमारे कैरेक्टर बदल जाते हैं। इसका नाम क्या करते हैं? कैरेक्टर। और उसे हम देते हैं नाम क्या? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन भी तो है। दो लोग थे, देखिए ऐसे थे, एक साहब की बॉडी में चेंज आ गया, देखिए आ गया। अब सिंपल सी बात, ये वाला जो बीटल है, ये बीटल अपने जैसे न जाने कितने येलो बीटल्स को बना देगा, न जाने कितने येलो बीटल्स को बना देगा ये बीटल अपने ही जैसे। तो एक नई पॉपुलेशन नहीं आ जाएगी। देखिए यहाँ पर म्यूटेशन हुआ, देखिए ये वेरिएशन निकला, सबसे अलग अलग हुए, वेरिएशन, नया वेरिएंट आ गया। कहता क्या है? इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू फेनोटाइप्स। न्यू फेनोटाइप्स का फॉर्मेशन, यानी इसके कारण नए फेनोटाइप्स आते हैं। फेनोटाइप का मतलब हो गया यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टर्स। फेनोटाइप का मतलब क्या है? फिजिकल कैरेक्टर्स। तो फेनोटाइप का मतलब फिजिकल कैरेक्टर। ओवर फ्यू जनरेशन दिस लीड्स टू स्पेसिएशन। अब स्पेसिएशन क्या चीज होती है ये भी समझ लीजिए। स्पेसिएशन का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। नहीं, याद रखिएगा यहाँ पर स्पेसिएशन का मतलब ऑर्गेनिज्म नहीं है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। जब एक नई स्पीसीज ही बन जाए, चाहे वो फाउंडर इफेक्ट से हो कि अकेले चल पड़े एक नई स्पीसीज बना दी, चाहे वो जेनेटिक ड्रिफ्ट से आई हो, जब भी एक नई स्पीसीज बन जाएगी तो हम इस प्रोसेस को नाम देंगे स्पेसिएशन। क्लियर? तो म्यूटेशन एक कॉजेज है जिस कारण भी एक नई स्पीसीज बनती है, जिस कारण हार्डी-विंगबर्ग का इक्विलिब्रियम वाला जो रेशियो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। फोर्थ पे आ जाए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये क्या चीज है? सबसे पहले थोड़ी देख लीजिए। इट इज द रिजल्टिंग ऑफ जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर रिजल्टिंग इन द जेनेटिक वेरिएशन। आपने एक चीज पढ़ी हुई है क्रॉसिंग ओवर। उस क्रॉसिंग ओवर आप जानते हैं कब होता है? मियोसिस सेल डिवीजन में होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन से क्या बेनिफिट क्या होता है हमारी बॉडी में? तो मियोसिस सेल डिवीजन से हमें स्पर्म और फीमेल में एग सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यार जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, देखिए ऐसे, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये हमारा एक, मान लीजिए ये ब्लू है, ये रेड है। अब दोनों पहले होमोलॉगस सेगमेंट पेयरिंग करते हैं, ये मियोसिस सेल डिवीजन में है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहां पर समझ लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं एक तरीके का हार्डी-विंगबर्ग के प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करने का कारण है। तो ये देखिए ब्लू और रेड वाले पास में, देखिए इनका एक सेगमेंट यहां चला गया, ब्लू का इसमें, रेड का इसमें आ गया। ये जो सेगमेंट चेंज हो गया, ये किसी को पता नहीं होता कौन सेगमेंट क्रॉसिंग ओवर करेगा। और आपने पढ़ा है क्रॉसिंग ओवर, द एक्सचेंजमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट इन बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के समय पता नहीं ना किसी को कौन सा पार्ट क्रॉस हो रहा है, लेकिन इसके कारण एक नया वेरिएशन देखिए आ गया, एक नया कैरेक्टर आ जाएगा। अब ये जिस स्पर्म में जाएगा उस स्पर्म में अलग वेरिएशन होगा, ये जिसमें जाएगा उसमें अलग कैरेक्टर आएगा। इसीलिए एक ही पेरेंट के बच्चे डिफरेंट होते हैं, अगर हम ट्विंस की बात ना करें तो।
डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वेरिएशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो वही चीज कह रहा है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब एक नया कॉम्बिनेशन तैयार हो जाना। और यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर वही तो हुआ, यहाँ पर एक नया कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, जिसको हमने क्या बोला है? रिकॉम्बिनेशन। तो इट इज द रिजल्टिंग ऑफ जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर रिजल्टिंग इन जेनेटिक वेरिएशन। ठीक, चलिए हमारे 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ, ये भी अफेक्ट कर सकता है हमारे जीन फ्रीक्वेंसी। ये है क्या? नेचुरल सिलेक्शन। क्या था नेचुरल सिलेक्शन? तो हालांकि दी हुई चीज ये तो डार्विन की थी। डार्विन ने कहा था कि नेचर खुद सेलेक्ट करती है किस स्पीशीज को आगे बढ़ना है। जो स्पीशीज को आगे बढ़ना होगा नेचर उसे सेलेक्ट करेगी। इसे हमने नेचुरल सिलेक्शन कहा था। तो कह रहा कि अब पता चला कि कहीं पर एक जगह पॉपुलेशन पे वही 20 लोग हैं जो दिखाया था मैंने। अब अगल बगल सराउंडिंग का क्या हो गया? एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। हो सकता है उस जगह पानी कमी पड़ जाए, हो सकता है सोर्सेस खत्म हो जाए। तो घटना क्या घटेगी? लोग भागेंगे, लोग भागेंगे, अलग लैंड पे जाएंगे, अलग आइलैंड पे जाएंगे, फिर से नई दुनिया बसाएंगे। अब उस जगह का जो हमारा हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम था, जो पहले का प्लेस था, वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए अभी तक केवल एक भाई साहब निकले थे, फाउंडर इफेक्ट से चले गए थे यहाँ पर लेकिन बाकी लोग थे। लेकिन सोचिए कि यहाँ पर सडनली फ्लड आ जाए, बाढ़, लोग भागना चालू कर देंगे। भागना चालू करेंगे, कौन कहाँ जाएगा? देखिए पता चला मीडियम वाले भागे और दूसरे आइलैंड में पहुंच गए। ये भागे एक दूसरे आइलैंड पे, व्हाइट वाले भागे दूसरे आइलैंड पे। सब भाग रहे हैं जगह से। अभी कुछ जगह से खत्म भी कर रहे हैं। ये भाग गए, कुछ रुके रहे, कुछ भाग गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज इनके पूरे नहीं हो पा रहे थे। कुछ दूसरे आइलैंड पे चले गए, कुछ दूसरे आइलैंड पे चले गए। आइलैंड बना देगा तो प्रभाव नहीं। डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड पे चले गए। ये ए बी सी चले गए। अब देखिए यहाँ की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई। क्यों चले गए? नेचर सेलेक्ट कर रही थी। यहाँ पर फ्लड आ गया, यहाँ पर कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लोग सड़ने लगे। तो ये ऐसी जगह भागे जहाँ पे ड्राइनेस था, जहाँ पे सूखा बंदा, वहां पहुंच जाएंगे तो बच जाएंगे। और वहां जब पहुंच गए तो आप देखिए यहाँ की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बिगड़ गई। यानी हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम के लॉ को नेचुरल सिलेक्शन से भी दिक्कत है, वहां पर भी उससे फ्रीक्वेंसीज बदल जाएंगी। चलिए वापस आ जाते हैं अपने थ्योरी के पास। तो आ गए हम नेचुरल सिलेक्शन पे। तो नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप का होता है। 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन होता है। पहला स्टेबलाइजिंग, सेकेंड डायरेक्शनल और थर्ड डिसरप्टिव। 3 स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग में क्या है? देखिए आप देखेंगे कि स्टेबलाइजिंग में केवल स्पीशीज 2 ही हमें दिखेंगे। ग्राफ देखेंगे आप तो केवल 2 ही स्पीशीज दिखाई पड़ेंगे, एक ये है एक ये। दोनों स्पीशीज हैं, बीच वाला यहाँ पर बचा रहेगा, 2 डिक्लाइन हो जाएंगे। यानी रिसेसिव ट्रेट वाला है, सपोज एक जीन है
जहां पर कैपिटल टी वाली पॉपुलेशन थी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाली पॉपुलेशन है और ये स्मॉल टी वाली पॉपुलेशन है। कह रहे हैं ज्यादा लंबा आदमी भी नहीं बचेगा, ज्यादा बौना आदमी भी नहीं बचेगा। ये मैं अपने स्टाइल बता रहा हूँ। यानी दो स्पीसीज में वो स्पीसीज, वो जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म जो डोमिनेंस थे प्योर और जो रिसेसिव थे, दोनों नहीं रहेंगे। इस प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन में ग्रोथ कौन करेगा? ग्रोथ करेगा हाइब्रिड वाला, जो बीच का होगा। ग्रोथ करेगा वो जिसमें हेटेरोजाइगस होगा, वो ग्रोथ करेगा पॉपुलेशन में, तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। यानी 100 लोगों की भीड़ हो, उन 100 लोगों की भीड़ में केवल 20 लोग थे जो केवल टॉल थे, 20 लोग थे जो ड्वार्फ थे, बाकी के 60 क्या थे? हेटेरोजाइगस टॉल थे, यानी जिनके पास मीडियम साइज, मीडियम लेंथ वाले लोग थे। ऐसा अगर कोई पॉपुलेशन है, ऐसा अगर कोई नेचुरल सिलेक्शन कर रहा है कि वो सपोर्ट किसको कर रहा है? वो सपोर्ट कर रहा है मीडियम लेंथ वाले को। कह रहा है छोटे लोग आ जाए, ज्यादा लंबे लोग, मीडियम लेंथ वाले आ जाए। तो जब ऐसा कोई नेचुरल सिलेक्शन है तो उसे हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? आ जाइए डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में सिर्फ एक ही फ्लो को मिलेगा। अब चाहे वो जो भी, चाहे वो टॉल वाला हो या डोमिनेंस वाला हो या फिर रिसेसिव वाले हो, एक ही को बढ़ावा दिया जाएगा, तुम ही बढ़ो, इसलिए एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये होता है हमारा डायरेक्शनल। क्या होता है हमारा? ये डायरेक्शनल होता है। नोट करिए। तीसरा है डिसरप्टिव। दोनों पॉपुलेशन अलग बढ़ जाएंगे। मीडियम वाला मारा जाएगा, मीडियम वाला मर जाएगा, टॉल वाला अलग चला जाएगा, डॉर्फ वाला अलग चला जाएगा। इसको बोला डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन हो गए और ये पांचों हमारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे हार्डी-विनबर प्रिंसिपल को। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक्स एंड तक वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए लेक्चर्स में, जहां पर आपको हर टॉपिक वाइज फिल्टर करके दिया जाएगा। तो भाई आखिरी बार आपको बोलता हूँ फिर से भी कि थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड इन साउथ सिटी पीसीएमबी चैनल। और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू आपके साथ बना रहूंगा हर एक लेक्चर पे। तो चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, लेकिन मेरी बात याद रखनी है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर लाइक जरूर करें। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।